उत्तर प्रदेश काबीना की मीटिंग में 10 अहम तजावीज़ को मंजूरी दी गई है। इनमें महकमा इमलाक में नई गाड़ियां खरीदे जाने को भी हरी झंडी दिखा दी गई। साथ ही 750 मेगावाट की बिजली पैदावार के लिए टेंडर को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने तग़ज़िये की कमी के शिकार बच्चों के लिए वज़ीर आला क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाघर के मंसूबे पर भी मुहर लगाई है। अखिलेश यादव ने आज एक मरतबा फिर कांग्रेस को उसकी हैसियत बताने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में इंतखाबी तशहीर के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गुज़िश्ता 45 बरसों का हिसाब मांग डाला। हालांकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर तनकीद भी की, लेकिन उनकी जानिब से कांग्रेस को आईना दिखाने के खास मायने लिए जा रहे हैं। दरअसल यूपी इंतखाबात में दोनों पार्टियों ने एक साथ किस्मत आजमाई थी और उम्मीद भी यही की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में भी दोनों के दरमियान इत्तेहाद होगा, लेकिन अब ऐसा मुश्किल होता नजर आ रहा है क्योंकि अखिलेश ने तीसरे मुहाज की वकालत कर डाली है। कांग्रेस साथ नहीं आ पाई। आपकी राहुल गांधी से इतनी बढ़िया बातचीत है, आपने कई बार कहा, और दोनों लोग साथ घूमे भी थे। क्या दिक्कत कहाँ आ गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो अच्छा किया वो अच्छा किया। लोकतंत्र में उन्हें लगता है कि उनकी पार्टियां बहुत ताकतवर है, हम कुछ नहीं है, तो अच्छा फैसला लिया। कम से कम हमें मौका मिला अपनी पार्टी बनाने का, और अगर हमें यही एहसास रहता कि हमारी पार्टी है कि नहीं है, और उन्हें तो ये लगता है कि बिना उनके हमारा कुछ नहीं हो सकता। देश को तीसरे विकल्प की जरूरत है। सर, अखिलेश जी 2019 की क्या तस्वीर है? मैं देख रहा हूं जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, और आपने कहा कांग्रेस को लगता है जरूरत नहीं है हमारी। हाँ। कैसे, क्या गठबंधन की तस्वीर? देखिए, वो क्या होगा, लेकिन जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। और मैं आज आपसे कहता हूं, कांग्रेस का सवाल अलग है, लेकिन हर प्रदेश में एक रीजनल पार्टी तैयार है। और चाहे मध्य प्रदेश में समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, बंगाल में कम से कम ममता जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी भी नाराज हैं आजकल। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े दल हैं। आप देखिए, देश में है ना तैयार, इसलिए प्रदेश रोकेगा इन लोगों को, प्रदेश की पार्टियां इनको, बीजेपी को रोक। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो लखनऊ के रामबाई मैदान में 9 दिसंबर को आईन बचाओ रैली निकालेंगे। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग करेंगे। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है और वो लोकसभा या असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के साथ इत्तेहाद हरगिज नहीं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी राजा भैया की पार्टी के साथ लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। 9 दिसंबर 2018 को रमाबाई अंबेडकर मैदान में संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के तत्वावधान में होने वाली महारैली को सफल बनाने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी से न तो लोकसभा में न विधानसभा में किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई समझौता नहीं। कानपुर को सनती शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी सनत यानी चमड़ा सनत पर बहरान के बादल बरकरार हैं। योगी हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए 296 चमड़ा ट्रेनरी को बंद करने की हिदायत दी है। जानकारों का मानना है कि इसकी वजह से रोजाना तकरीबन 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा एनजीटी के माध्यम से जो चर्म उद्योग को, जाजमऊ के चर्म उद्योग को बंद करने का आदेश दिया है, ये 4 लाख मजदूरों का रोजगार छीनने का काम किया है, जिसकी वजह से 233 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान है। चर्म उद्योग व्यापारियों को बर्बाद करने का है। जिस तरह से गंगा सफाई के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई हज़ार करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, अगर वही पैसा ट्रीटमेंट प्लांट पे लगा दिया जाता तो आज उद्योग भी ना खराब होता और गंगा में भी गंदगी ना पहुंचती। अयोध्या में राम का मुजस्समा नस्ब कराने के सीएम योगी के ऐलान पर अखाड़ा परिषद ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के अलावा और कुछ मंजूर नहीं। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि संत समाज अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और कुछ कबूल नहीं करेगा। राम की प्रतिमा, निषाद की प्रतिमा का विषय अलग है, राम जन्मभूमि का विषय अलग है। हमारी आस्था राम जन्मभूमि से, राम से भी है, लेकिन प्रतिमा लगाने का तो कोई उसका जहाँ मर्जी वहाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का ही हमें चाहिए। और राम मंदिर अब बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे लगता है वो लोग मन बना लिए हैं, पार्लियामेंट में कानून लाने वाले हैं, जो हमको सोचना है।
लगता है कि वो राम मंदिर बनेगा, अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए राम की प्रतिमा का अलग मामला है और राम मंदिर का मामला अलग है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बातचीत हुई है। वाज़ेह है कि उद्धव ठाकरे 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे और हुकूमत पर राम मंदिर की तामीर के लिए दबाव डालेंगे। जो कुछ रियासत उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो किसी से पोशीदा हरगिज नहीं है। महसूस यही होता है कि पूरा समाज सिर्फ और सिर्फ दो नजरियात का पासदार है। एक वो जिसे हर हाल में हुकूमत की कसीदा ख्वानी करनी है, और दूसरा वो कि जो हुकूमत के अच्छे कामों में भी खामियां निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ता। और इस कश्मकश पे ये तज्जिया करना कि हुकूमत ने क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं जरा मुश्किल नजर आता है। लेकिन अगर बरसर इक़्तिदार जमात को छोड़ दें तो जितनी आवाजें हैं वो सब कहीं ना कहीं एहतिजाज की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। 2014 में जब तक पार्लियामेंट का चुनाव चलता रहा, इन्होंने मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरा निशाना बनाया, मेरठ को निशाना बनाया, और वो दंगों की जो फहरिस्त शुरू की, जिस तरह से इन्होंने वहाँ पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया, जिस तरह सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया, उसको तब तक गर्म रखा जब तक चुनाव नहीं हो गया। ये लोग मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं। आरएसएस और भाजपा वाले जो हैं, चंद लीडरान जो है वो पूरे मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क जो है अमन, मोहब्बत, भाईचारे का मुल्क है। यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं और रहते रहेंगे। रियासत उत्तर प्रदेश का माहौल जिस तेज़ी से तब्दील हुआ है ये अपना आप में काबिल गौर है। अब लोग अपने एहसास की तर्जुमानी खुले तौर पर करने लगे हैं। मुस्लिम तबके का मानना है कि उसके ख़िलाफ़ तशद्दुद मुनज़्ज़म तौर पर रचा जा रहा है। एक तबका है जो आस्था के नाम पर आदलिया की बात भी मानने को तैयार नहीं। कहा जा सकता है कि हमारी जमहूरी और दस्तूरी कदरें पामाल हो रही हैं और इस सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की ज़रूरत है। कैमरामैन सरबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। मंगल के रोज पटना पुलिस और सीबीआई दोनों ने राहत की सांस ली है। जिस मंजू वर्मा को पुलिस बिहार से लेकर दूसरी रियासतों में तलाश रही थी, उस मंजू वर्मा ने अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी। अदालत ने मंजू वर्मा को 1 दिसंबर तक अदालती तहवील में भेज दिया है, जबकि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो कंसर्न था और जो उनका आदेश था उसका पालन उनके सरेंडर करते ही हो चुका है। अब 27 तारीख को जो बिहार पुलिस के लिए जो आदेश था न्यायालय के समक्ष जाने के लिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार तो हर मामले में फेल है। इनका मतलब इंटेलिजेंस से लेके जितना सारा चीजें सब फेल है। नीतीश हुकूमत अरकान असेंबली और कानून साज काउंसिल के अरकान पर काफी मेहरबान नजर आ रही है। उनकी तनख्वाहों और अलाउंस में बहुत जल्द इजाफा होने वाला है। नीतीश काबीना ने तनख्वाह में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दीगर 4 तजावीज को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। प्रतिनिधियों के ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं काम करने के, तो अगर आप उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराएं तो मेरा मानना है कि वो और अच्छे तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। मैं इस निर्णय के लिए, बिहार कैबिनेट के इस निर्णय के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जेडीयू के कौमी नायब सदर प्रशांत किशोर काफी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। पार्टी के नौजवान कैडर्स को चुनावी टिप्स देने के बाद अब प्रशांत किशोर की नजरें बिहार के मुस्लिम वोटर्स पर जा टिकी हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी रिहाइशगाह पर अक़लियती तबके के लोगों से खास मुलाकातें की हैं और उनसे उनका फीडबैक लिया है। आरएलएसपी सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने एक मरतबा फिर नीतीश हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। कुशवाहा ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में रोज जराइम और लूटपाट की वारदातें पेश आ रही हैं। तरफ दावा है सरकार की ओर से कि हम सुशासन चलाते हैं, और दूसरी ओर इस तरह की घटना रोज हो रही है, राज्य के सभी हिस्सों में हो रही है। उसके बावजूद सुशासन का दावा अगर किया जा रहा है तो भगवान ही मालिक है।